जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए ऑप्शन धीरे धीरे कम होते गए हैं। अब सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम लॉन्च तो किया था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो सका, और उसका एक रीज़न यही था कि उसमें सारे डिडक्शन खत्म कर दिए। 80C जो कि अभी 1.5 लाख में हो गया है, इसको इंक्रीज़ किया जाए। अगर आप इसको 2 लाख या 3 लाख तक करते हैं तो बहुत अच्छा एक बेनिफिट डायरेक्ट टैक्स में जो है एक आम आदमी को मिलेगा। होम लोन को 2 लाख का बेनिफिट तक सीमित कर दिया। अब मैक्सिमम टैक्स पेयर्स घर खरीदते हैं होम लोन से ही खरीदते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है और मेडिकल एक्सपेंसेस है उनको अलग किया जाए। इनमें अब ज़रूरत है कि एक अच्छा चेंज किया जाए, एक ऐसे लेवल पे चेंज किया जाए जहाँ से कि लगे कि हाँ वाकई में मेरी जो है बचत हो रही है, मेरी जेब में पैसा आ रहा है। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ यहाँ पे प्री बजट कॉन्वर्सेशन में जुड़े हैं जितेंद्र सोलंकी जी, जो एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे बजट की एक्सपेक्टेशंस पे, एक आम आदमी क्या चाहता है, किस तरह से टैक्स बचा सकता है, सरकार क्या कर सकती है और भी बहुत कुछ। वेलकम सर। सर, बजट आने वाला है। हर कॉमन मैन, आम आदमी के जहन में एक ही सवाल है, मुझे क्या मिलेगा। देखिए, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा हो चुका है, प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हैं, होम लोन रेट ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो कहने का मतलब आम आदमी की जो जेब है ना, उस जेब से आउटगो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो आम आदमी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जितना जो आउटगो मेरी जेब से जा रहा है इसका मुझे कुछ बेनिफिट तो मिले, कहीं तो मैं इसमें से रियायत लेके और कहीं सेव कर सकूँ। और उसका सीधा फिर अब बजट पे ही ध्यान जाएगा कि बजट में कुछ ऐसा आएगा जिससे कि मेरे हाथ में जो है वो सेविंग बढ़ेगी। तो बजट में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब क्या वो एक्सपेक्टेशन हो सकती है, हम पहले तो उन चीज़ों को देखें क्या चीज़ ऐसी हैं जिनको बढ़ाने से एक्चुअल में लाभ होगा। अब हम 80C को लेते हैं। 80C में 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन है और सैलरीड को मेन एग्जेम्पशन वही है, इसके अलावा तो बाकी कम है इससे। लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं और NPS भी अब उसी के अंदर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं, और ये डिमांड काफ़ी टाइम से हो रही है कि 80C जो कि अभी 1.5 लाख में हो गया है, इसको इंक्रीज़ किया जाए। अगर आप इसको 2 लाख या 3 लाख तक करते हैं तो बहुत अच्छा एक बेनिफिट डायरेक्ट टैक्स में जो है एक आम आदमी को मिलेगा, जिसमें उसकी बचत होगी। दूसरा जो एक एक्सपेक्टेशन है वो ये कि जो कैपिटल गेन टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा यूनिफॉर्म किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कैपिटल गेन जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ITR भरने में इतनी दिक्कतें होती हैं। तीसरा, इवन अगर मैं कहूँ जैसे हम कोरोना से निकल के आए हैं अभी, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अब आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, जो जनरल मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में ही आते हैं। तो क्यों ना हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको अलग किया जाए, कि आपके जो रोज़मर्रा के मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसको अलग टैक्स बेनिफिट में डाला जाए और हेल्थ इंश्योरेंस को अलग बेनिफिट में डाला जाए। सर, आपने बोला टैक्स रिबेट, सब जानते हैं एक सेक्शन 80C है, इसके ऊपर इन्होंने कहा चलो NPS ले लो, वो भी कितना 50,000 रुपये कर दिया। चलो ठीक है, कुल मिला के 2 लाख रुपये, जो अगर सारी चीज़ें लेता है। लेकिन सर, अगर आप टैक्स स्लैब देखोगे, 15 लाख से ऊपर की तनख्वाह पे 30% टैक्स लगा दिया है। सर, 15 लाख ना कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। नहीं, ये मैं मानता हूँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स का दायरा तो बढ़ना चाहिए। भाई इसी सैलरीड पे अगर इनकम टैक्स, अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से हम माइन्यूटली सैलरीड जो है इनकम टैक्स देते हैं, सारा भार तो उस पर नहीं डाल सकते, तो आपको दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए ऑप्शन धीरे धीरे कम होते गए हैं। आपको जो पर्क्स मिलते थे वो भी टैक्सेशन के बेनिफिट में चले गए, वो भी टैक्सेशन उन पे भी लग गया। तो पर्क्स में भी जो है कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आई। अब CTC के पैकेज में आप देखें तो ज़्यादातर उस पर आप टैक्स ही पे करते हैं। कोई सा भी अलावेंस देख लीजिए, सब टैक्सेशन लिमिट के अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स बेनिफिट मिलते थे वो कम होते चले गए, और जो इनकम टैक्स बेनिफिट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप क्लेम करते हैं डिडक्शन से, वो वहीं के वहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टैक्स स्लैब जो है उस हिसाब से चेंज होने चाहिए। अब सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम लॉन्च तो किया था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो सका, और उसका एक रीज़न यही था कि उसमें सारे डिडक्शन खत्म कर दिए। अब डिडक्शन, एक टैक्स पेयर जो है वो तो यही देखता है ना कि मुझे डिडक्शन से कहाँ सेविंग मिल सकता है। सडनली वो न्यू टैक्स रिजिम में ऐसे में नहीं जा सकता कि जहाँ कोई डिडक्शन ही अवेलेबल नहीं है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत टैक्स ज़्यादा ही पे कर रहा था, तो मैं क्यों टैक्स और ज़्यादा पे करूँगा। तो उसकी भी जो है पॉपुलर उतना हुआ नहीं। तो सरकार को ये देखना होगा कि क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से वो न्यू टैक्स रिजीम ही पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, और पुराने टैक्स रिजीम में हम क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि एक सैलरीड इंडिविजुअल
उसको बेनिफिट मिल सके, उसकी जो पॉकेट है उसमें ज़्यादा पैसा जा सके इस सेविंग के द्वारा। और वो होगा जब आप इस तरह के डिडक्शन चेंज करेंगे। होम लोन को 2 लाख का बेनिफिट तक सीमित कर दिया। अब मैक्सिमम टैक्स पेयर्स घर खरीदते हैं होम लोन से ही खरीदते हैं। अब होम लोन का बेनिफिट भी 2 लाख तक है, 80C वहीं का वहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, मेडिकल इंश्योरेंस का तो प्रीमियम ही जो है अफोर्डेबिलिटी रेंज के ऊपर जाता जा रहा है। तो टैक्स बेनिफिट है कहाँ? तो 15 लाख से जो ऊपर जो 30% का टैक्स ब्रैकेट में है, उसके लिए तो जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे भी अगर आप टैक्सेशन देंगे वो भी हायर टैक्स स्लैब में है। तो बात सही है कि टैक्स स्लैब को भी थोड़ा जो है चेंज करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो सदियों से जो डिडक्शन चले आ रहे हैं ना, इनमें अब ज़रूरत है कि एक अच्छा चेंज किया जाए, एक ऐसे लेवल पे चेंज किया जाए जहाँ से कि लगे कि हाँ वाकई में मेरी जो है बचत हो रही है, मेरी जेब में पैसा आ रहा है। और वो 80C को आप बढ़ाइए, इससे कुछ चीज़ों को आप दायरे से बाहर निकालिए, अलग से टैक्स बेनिफिट में लेके आइए, चाहे वो स्कूल ट्यूशन फीस हो, चाहे वो NPS हो। ट्यूशन फी में कितनी लिमिट है, कितनी कम लिमिट है? तो वही है ना, वो कर करा के आप एक बच्चे पे साल का 2,500-3 हज़ार रुपए बचाते हो। अब देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, अब आपने EPF पे भी अब टैक्सेबिलिटी आ गया, 80C में आ गया, और वहाँ भी अब कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर टैक्सेबिलिटी। वजूद ही क्या है, उसके अंदर आपने EPF भी डाल दिया, उसमें आपने PPF भी कर दिया, LIC भी उसी में है, आपके यूलिप भी उसी के अंदर है, आपका सुकन्या समृद्धि भी उसी के अंदर है। 80C अगर आप सही मायने में देखें ना, 80C एक लिमिट के बाद रिडंडेंट हो जाता है। सर, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। 1.5 लाख खत्म कर देते हैं, बाकी तो यूज में ही नहीं आ रहे। मेन रीजन ये है ना कि इन्फ्लेशन के साथ मेरी रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ रही है। मैं 1.5 लाख भी कम पड़ रहा है जो मैं PPF में डाल रहा हूँ, क्योंकि PPF अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको टैक्स फ्री कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। अगर सरकार चाहे तो PPF को लिमिट बढ़ा के, टैक्स बेनिफिट बढ़ा के इसको बहुत अच्छा टूल कर सकती है, जिसमें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अब आप बच्चे के नाम पे कीजिए, वाइफ के नाम पे कीजिए, सब कुछ 1.5 लाख की लिमिट में ही तो आ रहा है। तो 1.5 लाख में 80C आपने पूरी फैमिली का 1.5 लाख 80C के अंदर में ही कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा और NPS अच्छा टूल है रिटायरमेंट के लिए, वो भी 80C के दायरे में ही आ गया। तो 80C में आप कितना लेके आएंगे? 80C का दायरा ही खत्म हो गया लोगों के लिए। 80C तो आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसी में खत्म हो जाता है। तो टैक्स बेनिफिट बचता कहाँ है?